हवा और उसकी विशेषताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लौट आई हूँ। पिछले वीडियो में आपने मेरे गुणों और मेरे उपयोगों के बारे में जाना था। इस वीडियो में आइए हम कुछ और पहलुओं को समझें। मेरे पास बहुत दिलचस्प गुण है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं, लेकिन मनुष्य के प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण मैं बहुत दूषित होती जा रही हूँ, जो कि ना ही मनुष्य के लिए, ना पेड़ों के लिए और ना ही किसी भी जीव जंतु के लिए अच्छा है। आइए इस वीडियो के पात्रों के द्वारा हम वायु प्रदूषण और इसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में समझें। इस वीडियो का उद्देश्य वायु प्रदूषण और इसे नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में समझना है। अंजू, कल के प्रयोग बहुत दिलचस्प थे। हमने हवा के बारे में बहुत कुछ सीखा। हाँ, हवा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे अस्तित्व के लिए बुनियादी है। लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। क्या वायु में केवल ऑक्सीजन होता है? आओ हम पिताजी से पूछें। पिताजी, मुझे अभी भी कुछ संदेह है। क्या वायु में केवल ऑक्सीजन होता है? आओ बच्चों, यहाँ बैठो। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसी गैसें होती हैं। ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन बनाने के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। आपने हमें बताया कि हम ऑक्सीजन की सांस लेते हैं और हमें ये भी पता चला है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण चीजें जलती हैं। हाँ, तुम सही हो। हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से यह कभी-कभी नहीं होता है। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों है? वायु के दुष्प्रभाव हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने वायु प्रदूषण के बारे में कहीं पढ़ा था। वो क्या है? हवा में धूल, धुआं और कीटाणु भी होते हैं। ओह, क्या इस वजह से हमें खांसी और बीमारियां होती हैं? हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि धूल, धुआं और कीटाणुओं के हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसलिए हमें हवा को साफ रखने की जरूरत है। क्या आप हवा को साफ रखने के लिए आवश्यक सभी चीजों को सूचीबद्ध कर सकते हैं? ताजी हवा का महत्व सबसे ज्यादा है। हमें पेड़ लगाने, धूल के डिब्बे को ढकने, पटाखे न फोड़ने और कचरे को न जलाने के सभी प्रयास करने चाहिए। इस तरह हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है और देखभाल भी होती है। क्या ये कदम हवा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा हमें कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। हमें विभिन्न स्थानों पर जाते समय सार्वजनिक परिवहन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जितने ज्यादा लोग बस में बैठेंगे, उतने निजी वाहन सड़क से हट जाएंगे। यदि हम आसपास के स्थानों पर जा रहे हैं, तो हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। गंतव्य एक ही होने पर एक कार में 3 से 4 लोगों के जाने की व्यवस्था करना बेहतर है। यह फिर से सुनिश्चित करेगा कि अधिक व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग नहीं होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। हाँ पिताजी, हम कल अपने सभी दोस्तों को ताजी हवा का महत्व समझाएंगे। हम में से प्रत्येक को इस अच्छे कारण के लिए योगदान करने की आवश्यकता है। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम समझ रहे हो।
बच्चों, चलती हवा को हम महसूस कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि जब हम पिछले साल झील के पास चाचा जी के घर गए थे, तो आपने ब्लेड के साथ कुछ बड़े टावर देखे थे? हाँ, मुझे याद है। क्या आपने नहीं कहा था कि वह पवन चक्की है? हाँ, वे पवन चक्की ही थी। इनका उपयोग ऊर्जा और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। ये इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि हवा बहती है। जब हवा ब्लेड से टकराती है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। हवा जब धीरे धीरे चलती है, इसे वायु कहते हैं। इस हवा के कारण पतंग उड़ती है। क्या आप किसी अन्य चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो हवा के कारण चलती हैं? लेकिन कभी-कभी हवा बहुत अधिक बल के साथ बहती है। तेज चलने वाली हवा को आंधी कहते हैं। धूल भरी आंधियां काफी तबाही मचाती हैं। तूफान आने पर हमें घर के अंदर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हवा विनाश का कारण बन सकती है। तेज हवाएं विनाश का कारण बन सकती हैं। हवा के बारे में समझाने के लिए धन्यवाद। हम इन बातों को समझेंगे। इस वीडियो में हम सभी ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके और वायु के दुष्प्रभाव के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अलविदा।